आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द 19th सेंचुरी एडी। मतलब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो सामाजिक और धार्मिक जो हमारे देश में सुधार हुआ उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये टॉपिक यूपीएससी में भी है और एमपीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में भी है और इससे आपको बहुत सारे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इसीलिए मैंने इस टॉपिक की यहाँ से शुरुआत किया, क्योंकि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत अगर दरअसल में देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से होती है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। जो हमारे यहाँ जो धार्मिक और सामाजिक जो सुधार हुए और जिसके कारण से राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ हिंदुस्तान में? जब हमारे देश में, आपको मालूम होना चाहिए कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें क्या हुआ था कि हमारे देश के जो बहुत सारे राजा रजवाड़े और मुग़ल बादशाह, अवध के नवाब, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने, नाना साहब, ये सारे लोगों ने क्या किया था? अंग्रेज़ों और वीर कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़े थे। सबको मालूम है, सबको आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली? क्या हुआ? ये सारे जो हमारे देश के जितने भी राजा रजवाड़े थे और सेना के जवान थे, अल्टीमेटली वो फेल हो गए। और अंग्रेज़ों ने क्या किया? उसके बाद में उन्होंने, उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था अपने देश में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप जानते हैं? कोई जानता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या है? उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और ब्रिटेन की महारानी ने चार्टर दिया था। चार्टर दिया था मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन द ईस्ट। ईस्ट में कौन सा एरिया? यानी इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इन एरिया में व्यापार करने के लिए उनको चार्टर दिया गया। तो उसी तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो क्या था? जॉइंट स्टॉक कंपनी था। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? आपको मालूम है जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? ऐसा कंपनी जिसमें कि बहुत सारे लोगों की हिस्सेदारी होती है और जो शेयर रहता है, और जब उसके बाद में जो जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं उसको घटा करके जो नेट जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड्स बोलते हैं उसको शेयर धारकों में बांट देते हैं। दिस इज कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। अब सेकंड जो हमारा जो 1857 का जो क्रांति था उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सारे जो हिंदुस्तानी जो सेना थी या जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और जो अवध के नवाब या जो लोग उसमें शामिल थे, रानी लक्ष्मीबाई, सारे लोग की हार हुई, बहुत सारे लोग मर गए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सत्ता क्या किया? अपने हाथ में ले लिया। अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो नियंत्रण था वो क्या था? परोक्ष था। ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुल्लम खुला हर काम कर सकती थी। उसके बारे में आपको बताएंगे। उन्होंने इसकी शुरुआत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू कर दिया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और उसके बाद में 1793, उसके बाद में फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, इस तरह से 20-20 साल बढ़ाया गया उनका मोनोपोली के चार्टर। वो एक्सटेंड करती थी महारानी, ठीक है, या वहाँ के राजा। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से हमारे देश पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका आधिपत्य हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को साइडलाइन कर दिया गया। इसके बारे में हमारा वीडियो है, पॉलिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1858 से 1947, और इसके पहले है पॉलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेकर 1858 तक। ये दोनों वीडियो हैं पॉलिटी पर, आप इस पर यूट्यूब पर देखिए, AGIS एकेडमी टाइप करिए, उसके बाद मिल जाएगा आपको। मतलब बहुत डिटेल से मैंने व्याख्या प्रस्तुत किया है। तो
तो दोस्तों आज जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी, मैं इसी पर कंसंट्रेट करता हूँ, क्योंकि आज और कल 2 दिन, चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें हम राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती और MG रानाडे जो प्रार्थना समाज था, उसके बाद में मुसलमानों के बीच में क्या क्या सुधार हुए, जो पारसी उनमें क्या क्या सुधार किए गए, सारे चीज़ को हम कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक से यहीं से हमारी शुरुआत होती है और यहीं से राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद एक साइकोलॉजिकल अवधारणा है, ठीक है। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कंपटीशन जो होता है और BA MA जो होता है, दोनों में फर्क एक ही चीज़ का होता है। वो क्या है? टू क्लियर कंसेप्ट। आपका कंसेप्ट क्लियर अगर रहेगा तभी आप UPSC में compete करेंगे। BA MA के पढ़ाई में आप क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि आप रट लेते हैं, 10-20 क्वेश्चन रटे, आपका काम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है UPSC में कि आपको एग्जाम हॉल में ही क्वेश्चंस को लिखने होते हैं। तो आपको करना क्या है कि चैप्टर वाइज, या MPPSC में चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है और उसमें से उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आप गुप्ता पीरियड मान लीजिए, तो अब गुप्ता पीरियड के बारे में आपको सारे चीज़ पढ़ने हैं। ये नहीं आप कर सकते हैं कि नहीं साहब ये पढ़ लेते हैं और ये नहीं पढ़ते हैं, तो आप कभी भी जो है ना एग्जाम हॉल में क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जब आप कंपटीशन तैयारी करते हैं तो आपका कंसेप्ट हर चीज़ का क्लियर होना चाहिए। जब आप, जैसे मैंने अभी पूछा आपसे, जो राष्ट्रवाद क्या होता है, अब एक चाहे तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों के विद्यार्थी, क्योंकि हम ऑनलाइन बहुत दिन से चला रहे हैं तो अब नहीं बोल रहे हैं। अब राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए इसको बारे में हम समझेंगे नहीं तो हमको नेशनल मूवमेंट के बारे में हमें क्या पता लगेगा कि उसके आइडियोलॉजी क्या है, फिर उसका मकसद क्या था, क्यों इतने हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हंसते हंसते जो है कुर्बानी दे दिया देश के लिए, पहले क्यों नहीं दिया लोगों ने? भाई हिंदुस्तान तो कोई आज तो गुलाम हुआ नहीं था 19वीं शताब्दी में, ये तो गुलाम 8वीं सिंध का कब्जा कब किया था? 712 ईस्वी में, ठीक है, कासिम ने। और कासिम के 712 ईस्वी में कब्जा करने, तो वहाँ से शुरू हुआ हिंदुस्तान का गुलामी का सिस्टम, चाहे वो सिंध में हो, चाहे, हालांकि वो हिंदुस्तान के अंदरूनी भाग पर पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तो ऐसा क्या फैक्टर हुआ कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो उसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं आपको। लेकिन राष्ट्रवाद है क्या, ये तो जानना पड़ेगा। तो राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, हिंदी में बता रहा हूं। नेशनलिज्म इज ए साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ वननेस। तो धारणा है जो आपको सभी को एक जगह इकट्ठा, या वननेस का फीलिंग पैदा करता है। वननेस मतलब सभी को, ये कि सब हम लोग एक साथ हैं, फीलिंग ऑफ वननेस, एक साथ होने का जो है भावना पैदा करता है। और दूसरा उसका क्या इंग्रेडिएंट है? कॉमन इकोनॉमिक। तो ये एक साथ, एक वननेस का जो मैंने कि हम एक हैं, इसका फीलिंग जो है, जैसे कि हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में होगा कि हम हिंदुस्तान के हैं या हम हिंदुस्तानी हैं, तो वननेस का मतलब यही होगा ना कि हम कहाँ के हैं। हमने सभी लोग, चाहे बिहार को हो, चाहे यूपी को हो, MP को हो, या तमिलनाडु के हों, सभी लोग एक हैं। तो एक होने की ये भावना कहाँ से उत्पन्न होता है कि इट इज ए मनोवैज्ञानिक, इट इज ए साइकोलॉजिकल फीलिंग दैट इज इन रीइंफोर्स्ड बाय, वो कैसे उत्पन्न होगा? जब कॉमन माने समान आर्थिक अवस्था, समान सामाजिक व्यवस्था, समान राजनीतिक व्यवस्था, ये सारे फैक्टर, और इन ए पर्टिकुलर एरिया। नेशनलिज्म की भावना क्या कहता है कि आप, ये नहीं होगा कि अमेरिका की बात होगी या अनलिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया होगा, इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल सेटिंग। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक फिक्स्ड बाउंड्री होना चाहिए। अगर कोई देश है, मान लो इंडिया है, इसका ये बाउंड्री है, ठीक है, और फीलिंग ऑफ वननेस
माने हम एक भारतीय हैं, हम लोग सब एक भारतीय हैं, और दैट इज रीइंफोर्स्ड, माने उसको ताकत कहाँ से प्रदान मिलता है तो वो मिलता है समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो हमारा जो सिस्टम है, पद्धति है, उससे मिलता है। ठीक है, तब उसमें राष्ट्रवाद का उदय होता है लोगों में। तो अब जो ये राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, इसके बारे में भी हमारा वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा, और डिटेल में मैंने व्याख्या किया कि हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और उसके क्या क्या फैक्टर रहे हैं। तो आज जो उसका पहला फैक्टर है वो क्या है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, यहां से हम शुरुआत करते हैं और यहीं से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल हिस्ट्री बताया है, यूट्यूब पर है अपलोडेड, आप देखिए। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न, तो ट्रांसफॉर्म उसमें भी जो फैक्टर हैं वो हम अभी ये जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि मिडिवल मध्यकालीन युग से भारत आधुनिक युग में कैसे प्रवेश किया और उसके क्या क्या फैक्टर हैं। तो उसकी प्रवेश का जो टाइमिंग है वो 1857 के मिनट 1858 एडी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट में सीधे हिंदुस्तान के भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। और उसके बाद में वहां पर से क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है, जिसका पहला जो बानगी है वो है 1861। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके द्वारा इंपीरियल काउंसिल की स्थापना की गई और उसके अलावा वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी स्थापना की गई। उसके बारे में हम डिटेल व्याख्या बाद में करेंगे। तो यहाँ से मैंने अभी के लिए आप इतना ही बता दूं कि यहाँ से 1858 एक्ट के बाद हिंदुस्तान में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, जो पहले के समय में मध्यकालीन भारत में नहीं था। ठीक है, 1861 में, उसके बाद में आप देखेंगे 1892 में, उसके बाद में फिर 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, और उसके बाद में अल्टीमेटली 1947 का एक्ट, जिसमें कि भारत को आज़ाद कर दिया गया और हिंदुस्तान को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत 1858 एडी से ही होता है। ठीक है, अब दोस्तों पहला जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द 19th सेंचुरी एडी। अब इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके कारण क्या हुआ, हमारे देश में जो समाज सुधार या धार्मिक सुधार जो हुआ उसका रीजन क्या था। तो रीजन ये था, पहला था द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश शासन का प्रभाव। ब्रिटिश शासन का प्रभाव कैसे हुआ, आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने यहाँ के जितने भी शासन व्यवस्था थी, जो उनके जो पहले यहाँ पर शासन कौन कर रहा था, मुगलों का शासन था। पलासी, बैटल ऑफ पलासी 1757 में से, जब बैटल ऑफ पलासी में लॉर्ड क्लाइव ने नवाब ऑफ बंगाल को हराया, और उसके बाद में फिर बैटल ऑफ बक्सर, ये क्वेश्चन पूछ 1764 में, इसमें अंग्रेज ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, नवाब, बंगाल के नवाब, उसके बाद में अवध के नवाब और जो भगोड़ा जो मुगल बादशाह था, इन तीनों को, शाह आलम सेकंड कहते हैं उसको, इन तीनों को हराया। कहाँ पर, बैटल ऑफ बक्सर में। और इसके बाद में अंग्रेज बंगाल में, जो उस समय का बहुत बड़ा सूबा था, उड़ीसा, बिहार और आज का बांग्लादेश जिसको ईस्ट बंगाल कहते हैं, उन सारे इलाकों पर उनका कब्जा हो गया। और उसके बाद में अवध, बंगाल, अवध के नवाब के साथ में उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी किया था। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान में धीरे धीरे करके 1 by 1, अगर आप
1757 से लेकर 1858 तक का अगर इतिहास देखेंगे तो आप क्या पाते हैं कि उन्होंने 1 बाय 1 हर एक प्रिंसिपली स्टेट को, नेटिव स्टेट को हराया और अल्टीमेटली बहादुर शाह जफर को क्या किया, रंगून भेज दिया, जो आजकल म्यांमार, पहले बर्मा कहते थे, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, और 1813 में उन्होंने क्या किया, मिशनरी को भी खुला खेल छोड़ दिया हिंदुस्तान में। 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था व्यापार पर, ठीक है। 1813 में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फ्री ट्रेड स्थापित कर दिया। अब फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कारिंदे थे वही हिंदुस्तान में व्यापार कर सकते थे। अब क्या हुआ, ब्रिटिश मर्चेंट चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर हों या ना हो, सब व्यापार करने के लिए स्वतंत्र 1813। और इसके अलावा दूसरा क्या हुआ, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी, जो क्रिश्चियन मिशनरी, इनको भी देश में उनको भी परमिशन दे दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, अब 2 परिणाम हुए हिंदुस्तान में। पहला, एक और काम उन्होंने किया, ये पहली बार 1813 में उन्होंने 1 लाख रुपए एजुकेशन पर खर्चा करने के लिए बजट में प्रावधान किया। वो क्यों किया वो मैं बता रहा हूं। और 1813 के बाद में आप देखेंगे कि उनका जो साम्राज्यवादी जो तरीका था वो बहुत तेजी से बढ़ा, और जिसके तहत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप पढ़ेंगे, चूक का सिद्धांत जिसने लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जिसके तहत में जो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट, नेटिव स्टेट थे, जिनके कि राजा को बच्चा नहीं था तो जो सक्सेसर उन्होंने गोद लिया था उसको मान्यता ही प्रदान नहीं किया, और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे जो नेटिव स्टेट थे, देसी राज थे, उसको अपने में मिला लिया। तो तीसरा फैक्टर था इंपेरियलिस्टिक डिजाइन या साम्राज्यवादी कार्रवाई। तो दोस्तों, फ्री ट्रेड का हिंदुस्तान के इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि अंग्रेज यहाँ से कच्चे माल ब्रिटेन ले जाते थे, उसको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स करके हिंदुस्तान में लाते थे ये। और जो यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, यहाँ के जो इंडस्ट्री थे, इंडिजिनस घरेलू उद्योग, तो ये सारे धीरे धीरे बर्बाद होते गए। और इसका प्रभाव ये हुआ कि बहुत सारे जो लोग जो आज तक आर्टिजन क्लास में थे, जो मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स को, वो सारे लोग अपना ये सब धंधा छोड़ करके ज़मीन पर आश्रित होने लगे। तो पहला तो फैक्टर वो था। तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। तो इस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के आर्थिक संरचना को पूरी तरह से तबाह करना चालू किया। दूसरा, जो अभी मैंने क्रिश्चियन मिशनरी का जो बताया, अब ये जो क्रिश्चियन मिशनरी वो धड़ल्ले से, जिस तरह से मुसलमानों के पीरियड में, मुगलों के समय में और सल्तनत काल में बहुत सारे हिंदुस्तानियों को कन्वर्ट करने का या धर्मांतरण करने का उन्होंने, आप जानते होंगे, ओरिजिनल तो मुसलमान मात्र 5-6% हैं जो ईरान से या सेंट्रल एशिया से या और दूसरे बाहर के देश से आए हुए हैं। और जो ओरिजिनल जो यहाँ जो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जो 94% लोग हैं वो यहीं के लोग हैं जिनको कि धर्मांतरण किया गया है, ठीक है। तो अभी जो क्रिश्चियन मिशनरी को जो खुला छूट दे दिया गया, उन्होंने जोर शोर से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और इसके तहत में बहुत सारे लोगों को उन्होंने धर्मांतरण करने का प्रयास किया ईसाइयत में, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने शुरुआती समय में 1757 से उनका राज्य शुरू हुआ और 1813 तक उन्होंने हिंदुस्तान के संस्कृति माने कल्चर या उस सोसाइटी पर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं किया था। लेकिन अब 1813 के बाद में क्या किया उन्होंने,
उन्होंने इस पर भी प्रहार करना चालू कर दिया। ठीक है, तो इससे और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिसमें कि जो पहले अपने हिंदुस्तान में क्या चलता था, हिंदू लॉ चलता था और इस्लामिक लॉ। अब इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने एंग्लो सैक्सन लॉ लागू किया। इसका मतलब क्या होता है, जो आज की तारीख में ताजरात हिंद आप देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मर्डर करता है तो 302 धारा लगाते हैं ना, तो ये जो आईपीसी की रचना हुई और लॉर्ड मैकॉले के द्वारा की गई थी, तो इनके द्वारा की, तो उसमें कानून में क्या परिवर्तन हुए। अब जो कानून बना उसमें इस्लामिक लॉ और हिंदू लॉ के हटा करके उसके बदले में इंग्लिश लॉ, अंग्रेजी कानून लागू किया गया। और उस कानून का बेसिक क्या था, रूल ऑफ लॉ। मतलब रूल ऑफ लॉ मतलब माने कानून के समक्ष हर आदमी, कानून का शासन माने कानून के समक्ष हर आदमी समान है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, वंश का हो, गोत्र का हो, किसी क्षेत्र विशेष का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और हर आदमी को कानून का बराबर का संरक्षण प्राप्त होगा। यही रूल ऑफ लॉ का विशेष माने इसका अर्थ है। जो आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है उसमें इसी चीज को उल्लेखित किया गया है, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, जो आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। यही है रूल ऑफ लॉ। ये सारे जो अंग्रेजों के द्वारा ये सब काम किए, तो हिंदुस्तान में अच्छा उसके बाद में जो ईसाई मिशनरी थे वो हिंदुस्तान के समाज के बारे में बहुत ज़्यादा भद्दे मजाक करते थे। यहाँ की जो सामाजिक जो व्यवस्था थी उस पर वो करारा प्रहार करते थे। बहुत सारे लोगों को ईसाईयत में धर्मांतरण करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे, लोभ दे लालच देते थे। ठीक है, आपने देखा होगा आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारे जो सेंट्रल इंडिया के जो आदिवासी हैं, छोटा नागपुर एरिया में, जो रांची और उसके आसपास के इलाके में बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो ईसाईयत में कन्वर्ट हो गए उसी पीरियड के दरमियान। तो एक तो ब्रिटिश इम्पैक्ट का पहला कारण था, और दूसरा सोशल इल्स इन इंडियन सोसाइटी। मतलब हमारे देश में जो हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा सामाजिक बुराई थी। क्या क्या बुराई थी, जैसे पर्दा सिस्टम। दूसरा पर्दा सिस्टम मतलब कि महिलाओं को पब्लिक व्यू में नहीं जाने के लिए उनको पर्दा करना होता था, और मुस्लिम औरतों को बुर्का पहनना होता था, अभी वो पहन रही हैं। तो पर्दा सिस्टम। दूसरा सती सिस्टम। सती सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि महिला जिसके पति मर जाते हैं वो चिता पर जिंदा जो है ना वो जल जाती थी। और विडो का भी जो है रिमैरिज का प्रावधान नहीं था अपने हिंदुस्तान में। एक बार जब विडो हो गई तो उसको बहुत जलालत की जिंदगी जीना होता था। उसके बाद बाल विवाह, लड़कियों को 7-8 साल की उम्र में भी प्री पुबर्टी मैरिज होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं एजुकेशन, महिलाओं में एजुकेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा कम थी, बल्कि उनको एजुकेशन से महरूम ही कर दिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हिंदुस्तान के समाज में बहुत ज़्यादा कमियां थी। और इसके अलावा पूरा हिंदुस्तानी समाज सुपरस्टिशन एंड डोगमा, माने अंधविश्वास, अंधविश्वास में, भूत प्रेत में ये जकड़ा हुआ था। तो ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा जो हमने कहा कि डिप्रेसिंग कंडीशन ऑफ वुमेन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। मुसलमान औरत भी प्रॉपर्टी पुरुषों की अपेक्षा आधा ही कर सकती थी, हालांकि उनको थोड़ी ज़्यादा आज़ादी थी। और इसके अलावा कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। तो हिंदुस्तान में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सोशियोलॉजी में क्लास मैंने लिया था, उसमें हमने बहुत सारे कारण उसके बताए थे। तो जो जाति प्रथा के कारण से समाज पूरी तरह से उसमें सोशल मोबिलिटी का
सोशल मोबिलिटी मतलब क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता का पूर्णतः अभाव हो गया था। आपको मालूम है कि वर्ण व्यवस्था जो हिंदुस्तान में हिंदू समाज में चल रहा था, उसमें क्या था? वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 इंपॉर्टेंट वर्ण जो है ना हमारे हिंदू समाज में पहले था, अभी भी है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे, जब हमारे देश में आक्रमणकारी आए, आप लोग पहले क्लास में नहीं थे तो आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि मौर्यों के पतन के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारे आक्रमणकारी आए, जैसे कि इंडो ग्रीक, पार्थियंस, स्काइथियंस, कुषाण, और बाद के वर्षों में गुप्ता पीरियड में हुन्स। तो ये सारे लाखों के तादाद में हिंदुस्तान में आए। चूंकि इन लोगों का जो आक्रमणकारी थे, इनका कोई धर्म नहीं था, उनका कोई इडियोलॉजी नहीं था, विचारधारा नहीं था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये समाज में एसिमिलेट, हमारे देश के समाज में एसिमिलेट हो गए, मतलब उसमें मिल गए, सम्मिलित हो गए। अब दोस्तों इससे क्या हुआ? इससे जो समाज, जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था पर जो आधारित जो समाज था, उसमें बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो गई। जो धर्मशास्त्र, जो उन्होंने जो लॉ गिवर्स ने जो कानून बनाए थे, उसका कोई पालन नहीं हो रहा था। और दूसरा, गुप्ता पीरियड के बाद में हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी का पूरी तरह से हिंदुस्तान में अभाव हो गया था, और छोटे छोटे राजवंश की स्थापना पूरे भारतवर्ष में हो गई थी, खास करके हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद। और यही बात दक्षिण भारत में भी लागू हो गई। तो अब इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हुए। अनुलोम विवाह क्या होता है? जब ऊंचे वर्ण के लड़के ग्रूम के द्वारा नीचे वर्ण के ब्राइड के साथ में शादी की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह। हमने सोशियोलॉजी का क्लास लिया, चूंकि आप लोग नहीं थे, आप हमारा यूट्यूब पर देखिए, मैरिज सिस्टम इन इंडिया। और एक होता है प्रतिलोम, जिसमें कि मान लीजिए शूद्र है, नीचे वर्ण के, वो लड़का है, ग्रूम है, और उसने ऊंचे वर्ण की लड़की के साथ शादी किया, मतलब वैश्य के साथ में या क्षत्रिय के साथ में या ब्राह्मण लड़की के साथ शादी किया। दिस इज कॉल्ड प्रतिलोम विवाह। धर्मशास्त्रों ने कभी भी प्रतिलोम विवाह को मान्यता प्रदान नहीं किया, और अगर इस प्रकार के विवाह को भी नहीं मान्यता दिया, लेकिन कुछ मामलों में वो रिलैक्स करते थे, लेकिन प्रतिलोम विवाह को किसी भी हालत में मंजूर नहीं करते थे। तो अब प्रतिलोम विवाह से जो बच्चे पैदा हुए, तो उसको मान लीजिए कि शूद्र ग्रूम है और वैश्य महिला माने ब्राइड है, दुल्हन है, उससे जो बच्चा पैदा हुए, ना तो उसको वैश्य उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, और ना उसको शूद्र के लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? उसको गांव के बाहर अलग, उस बच्चे को जब वो बड़ा हुआ 10, 12, 14, 15, 16 साल का जब, तो गांव के बाहर अलग घर बना दिया गया, और उसको कहा कि तुम यहीं रहो। और इसी से बाद में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का भी उदय हुआ। आप समझ रहे हैं? मैंने उसकी पूरी व्याख्या प्रस्तुत किया हुआ है सोशियोलॉजी क्लास में। तो दोस्तों, कास्ट सिस्टम में क्या हुआ? कास्ट सिस्टम में जो जाति व्यवस्था के तहत में ब्राह्मणों ने, खास करके पुरोहितों ने, प्रिस्टली क्लास ने विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए थे, जिसके कारण से समाज पूरी तरह से जकड़ गया था। अनेक कर्मकांडों को उस समय में प्रचलन था, जिसमें कि लोग उन कर्मकांडों को निर्वाह करने में परेशान हो रहे थे। तो डोमिनेंस ऑफ प्रिस्टली क्लास, जो 19वीं शताब्दी में क्या था, समाज का जो जाति व्यवस्था था, वो पूरी तरह से उसमें मोबिलिटी नहीं था। एक पहला फैक्टर तो मैंने आपको बताया, जिसमें कि सामाजिक गतिशीलता। मोबिलिटी मतलब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? मैंने संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन के बारे में पूरे डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको वीडियो पर देखिए। इसमें हमारे हिंदुस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो मोबिलिटी था, गतिशील, हालांकि उसका जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो था, जिसको कि संस्कृताइजेशन बोलते हैं। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, सिंपल। अभी आपने देखा होगा 1674 में एडी में शिवाजी ने अपना कोरोनेशन किया था रायगढ़ के किले में, ठीक है ना। अब शिवाजी के बारे में आप सब जानते हैं कि कौन थे, मराठा थे। लेकिन
उनका जो राज्यारोहण करा, कोरोनेशन सेरेमनी कराया गया था, तो वहाँ क्या हुआ, उन्होंने बनारस के पंडित को बुलाया और बनारस के पंडित के द्वारा उनका राज्यारोहण रायगढ़ के किले में किया गया था 1674 एडी में। और उन्हें क्या कहा गया, उनका एक जेनोलॉजिकल टेबल बनाया गया, वंशावली चार्ट, और उसमें कहा गया कि ये महाराणा प्रताप के वंशज है, मतलब ही इज क्षत्रिय बाय कास्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसी तरह से जो हमारा जो देश का जो सामाजिक जो जाति व्यवस्था था वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गया था। इसमें ब्राह्मणों का बहुत ज़बरदस्त बोलबाला हो गया था और कर्मकांड बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए थे। आम आदमी का जीवन दुभर हो गया था। जाति व्यवस्था पूरी तरह से लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया था और धर्मशास्त्रों ने क्या कहा था कि आप जो है ना समुद्र मत पार करिए। इस तरह के बहुत सारे बंदिश लगा दिए गए और हर जाति के लिए एक विशेष प्रकार का ऑक्यूपेशन पेशा निर्धारित कर दिया गया। जैसे लोहार है तो उसको लोहा का काम, जैसे कि स्वर्णकार है तो उसको सोने का या आभूषण बनाने का काम, कारपेंटर है तो उसको लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम या हल को ठीक करने का काम जिसमें कि लकड़ी का उपयोग होता है। तो कास्ट को ऑक्यूपेशन से जोड़ दिया गया था और बहुत सारी विसंगतियां, जैसे मैंने आपको अस्पृश्यता के बारे में अभी बताया, तो वो बहुत चरम पर पहुंच गया था। अब चरम के आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मराठा साम्राज्य में जब पेशवा लोगों ने कब्जा किया था छत्रपति शिवाजी के वंशजों से अधिकार छीन करके, तो लोगों को क्या कहा गया था कि जो भी पूना दरबार में आता था उसको ये कहा जाता था, जो निचले वर्ण के लोग जो आते थे, कि आप सुबह 9 बजे से पहले नहीं आइए, भैया 10 बजे से पहले नहीं आइए और 3 बजे के बाद भी नहीं आइए। क्यों? वाई? क्योंकि आप देखेंगे सूर्य जब 12 बजे 11 बजे होता है तो क्या होता है, आपका छाया क्या होता है, बहुत लिमिटेड दायरा में बनता है। लेकिन सूर्य यदि तिरछा रहेगा तो आपका छाया कितना बढ़ेगा और लंबा बनेगा ना। तो इस तरह से छुआछूत की भावना हुई, क्योंकि वो ब्राह्मण लोग थे पेशवा। तो छुआछूत की भावना इस कदर से हिंदुस्तान में व्याप्त हो गई थी कि एक राजा के कारिंदे अपने जनता को यह कहती है कि आप जो है सुबह 10 बजे से पहले मत आइए और 3 बजे के बाद ही मत आइए। क्यों? कि उसके छाया की दूरी बनेगी नहीं तो उतना दूर तक में वो जो है ना छुआछूत हो जाएगा, मतलब वो इम्प्योर हो जाएगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इस कदर से छुआछूत हिंदुस्तान में फैल गया था और इसलिए आपने देखा होगा कि देश की आज़ादी होने के बाद में आर्टिकल 17, ये क्या है आर्टिकल 17? व्हाट इज दिस? इट इज फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि किसी प्रकार के जो अनटचेबिलिटी हैं या अस्पृश्यता हैं या छुआछूत जिसको बोलेंगे, उसको यह संविधान समाप्त करती है। और इसको अमली जामा पहनाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955 में लागू किया और इसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन बहुत 30 साल तक इसके ऑपरेशन के बाद में देखा कि बहुत सारी इसमें सिविल प्रोटेक्शन एक्ट में खामियां हैं। तो अब और इससे निचले तबके के लोगों को ज़्यादा राहत नहीं पहुंच रही है और बहुत सारे अत्याचार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रति बढ़ रही है। तो फिर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको SC/ST एक्ट भी कहते हैं। और ये एक्ट बहुत, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको अपलोड करके आप देखिए। उसमें मैंने डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया हुआ कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 1989, ठीक है। और इसमें विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के बारे में खुलासा किया गया है और उसके लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं और उसको नॉन बेलेबल बनाया गया है। एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की स्थापना की गई है, बहुत सारे प्रावधान। और इसमें रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है, मतलब पुनर्वास की व्यवस्था है, इमीडिएट रिलीफ की व्यवस्था है। तो ये कानून हिंदुस्तान के सबसे अव्वल दर्जे का कानून है, एक क्रांतिकारी कानून है। और इसी कानून के लागू होने के बाद से
मायावती, मेरा अपना मानना है, यूपी जैसे इतने बड़े राज्य का 4 बार मुख्यमंत्री हो पाई थी। ठीक है, क्यों? इस कानून के लागू होने के बाद ही जो शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब, खास करके शेड्यूल कास्ट, यूपी में बहुत ज़्यादा शेड्यूल कास्ट हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिला। और वो खुले से, नहीं तो उसके पहले बहुत सारे जो ऊंचे जाति के लोग थे वो शेड्यूल कास्ट को तो वोट देने के लिए मनो जा ही नहीं सकते थे। आपने देखा, आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, हम लोगों ने देखा है, वो नहीं जा सकते थे, उनको वोट देने से वंचित कर दिया जाता था यूपी बिहार में खास करके। अब क्या हो रहा है? प्रत्येक लोग, एक तो इलेक्शन कमीशन की शक्ति हो गई, और दूसरा ये जो कानून बन गया जिसमें कि किसी प्रकार का एंटीसिपेटरी बिल का कोई प्रावधान नहीं है, और ना ही मतलब आपको जेल जाना ही होगा अगर आपके खिलाफ में मुकदमा कायम हो गया है, तो इससे सारे लोग डरे। और इसीलिए जो निचले और वंचित वर्ग के लोग हैं अपने वोट के अधिकार को उपयोग किया, और जिसके कारण से जो दबे कुचले लोग थे हजारों वर्ष से, उनके प्रतिनिधि 4 बार यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य का, जो एक कंट्री के रूप में अगर उसको अलग कर दें तो 6ठे या 7वें नंबर का कंट्री हो जाएगा पूरे विश्व का, 22 करोड़ आबादी है उसकी। ठीक है, उसके मुख्यमंत्री बनना बहुत गौरव की बात है। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड दिस। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट, जो 2-3 और इंपॉर्टेंट बात हम बता देना चाहते हैं कि न्यू अवेयरनेस अमॉन्ग इनलाइटेंड क्लास, जो हमारे, आप देखेंगे कि 1857 के पहले, माने 1757 के बाद हमारे देश में बहुत सारे प्रबुद्ध लोग पैदा हुए, जिसमें कि आप राम मोहन राय को बता सकते हैं। उन्होंने आत्मीय सभा का, उसके बारे में हम कल बताएंगे आपको, 1814 में उन्होंने गठन किया था, फिर 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना किया। उसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे यहाँ समाज सुधारक, MG रानाडे, और इसके बाद दयानंद सरस्वती, ये और विवेकानंद, परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, ये सारे लोग। और इसके अलावा एक बंगाल में एक प्रबुद्ध कम्युनिटी, कौन कम्युनिटी था? इनलाइटेंड कम्युनिटी, मतलब प्रबुद्ध कम्युनिटी समुदाय। वो कौन से पैदा हुए? अंग्रेजी शिक्षा से। और वो खास करके बंगाल में और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इन कम्युनिटी, जो इनलाइटेंड क्लास, जो बुद्धिजीवी, इसको आप प्रबुद्ध वर्ग कह सकते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई। और इन्होंने क्या देखा कि जब पश्चिमी देश में फ्रांस की क्रांति हुई, आपको मालूम है ना, 1789 ईस्वी में, उसके पहले अमेरिकन क्रांति हुई। और इसमें क्या उन्होंने जब पढ़ा कि वहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये नारा किसका था? फ्रांस की क्रांति का। और अमेरिकन क्रांति का जो 1776 में हुआ था, उसका क्या नारा था? सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी, जो अभी भी चल रहा है, माने शक्ति का पृथक्करण। अब मैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमने एक दिन उसको लेक्चर किया हुआ, उसको आप देखिए। तो उसमें क्या है? उसमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में हिसाब किताब किया गया है ताकि कोई भी अंग, जैसे कि शासन के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो उन्होंने ऐसा सेटिंग किया है कि कोई भी अंग ताकतवर ना हो जाए और वो अधिनायक नहीं हो जाए, डिक्टेटर नहीं हो जाए, जिस तरह से फ्रांस में हुआ था, ठीक है, या दूसरे देशों में हुआ था। तो ये जो और राष्ट्रीयता, और इटली में और जर्मनी में जो एकीकरण हुआ, उससे राष्ट्रीयता का, या जो नेशनलिज्म अभी मैंने आपको बताया, ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो आइडियोलॉजी हैं, जो विचारधारा हैं, उससे हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उन्होंने जब पीछे मुड़ करके अपने समाज की तरफ देखा कि समाज पूरी तरह से डोगमा में, सुपरस्टिशन में, अंधविश्वास में, गुनिया में, जादू टोना में फंसा हुआ है, तो फिर उन्होंने समाज को सुधार करने के लिए बीड़ा उठाया, और जिसके कारण से बहुत सारे समाज सुधारक हमारे देश में पैदा हुए, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो ये आइडियोलॉजिकल जो बेस हुआ, जो वैचारिक स्तर पर जो क्रांति हुआ,
उसका जो मूल आधार था वो था ह्यूमनिज्म, मानवतावादी दृष्टिकोण। दोस्तों, ह्यूमनिज्म मतलब क्या होता है? ह्यूमनिज्म मतलब होता है कि प्रत्येक क्रिया, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, हर क्रिया के सेंटर में कौन है? ह्यूमन, मनुष्य। अगर कोई भी आप क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं या सोशल एक्टिविटी करते हैं, अगर उससे किसी व्यक्ति का भला नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो ह्यूमनिज्म नहीं है। और गांधी जी ने क्या कहा था लास्ट में? उन्होंने कहा था कि अगर, सबको बताया था कि अगर आप किसी भी पॉलिसी को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए कि कोई भी आप पॉलिसी जो आपने अख्तियार किया है, क्या निचले समाज के निचले तबके को, सबसे जो लास्ट पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, क्या उसको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आपका पॉलिसी बेकार है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? उन्होंने कहा मैं ताबीज देता हूं आपको, बैरोमीटर, कि आपका पॉलिसी सही है या गलत है, उसका पैमाना एक ही है। तो ह्यूमनिज्म क्या बताता है यहां? गांधी जी ने तो बाद में कहा, लेकिन ह्यूमनिज्म जो मानवतावाद क्या बताता है कि सारे जो एक्टिविटी का जो केंद्र है और जो सुधार होंगे वो कहां पर केंद्रित था? सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म्स, कि मनुष्य ही सब कुछ है, मनुष्य की गरिमा, मनुष्य की प्रतिष्ठा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो ह्यूमनिज्म क्या है? जाति व्यवस्था को ध्वस्त करता है, उसको नहीं मानता है। और जाति व्यवस्था क्या है? सेगमेंटल है, हायरार्की है। अगर आप जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब देखिए खोल करके, कास्ट सिस्टम पर मैंने बोला हुआ है। तो एक श्रृंखलाबद्ध ढांचा है। अब ह्यूमनिज्म क्या कहता है कि हर एक व्यक्ति समान है और सबकी भलाई करना ही, माना प्रत्येक व्यक्ति की भलाई करना ही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आधार। और दूसरा क्या फैक्टर था? रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है? रैशनलिज्म का मतलब होता है बौद्धिकवाद, वैज्ञानिकवाद। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज को आप ऐसे ही मत, फेस वैल्यू पर मत लीजिए, बल्कि उसको आप कसौटी पर, लॉजिक पर कसिए, और अगर उस लॉजिक पर वो खड़ा उतरता है तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट करिए। तो उसी से एक दूसरा पॉइंट निकलता है, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक टेम्पर। कोई चीज अगर है तो उसके पीछे लॉजिक ढूंढे कि वाई, ये क्यों चीज, ये क्यों है, वाई, और ये क्यों, कैसे हुआ, हाउ। तो वाई प्लस हाउ, दो चीज, अगर दोनों को आप कसौटी पर कसेंगे तभी साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट होगा, तभी आपका रैशनलिज्म आगे बढ़ेगा, मतलब वैज्ञानिकवाद। तो हमारे जो समाज सुधार जो हुए, जो धार्मिक सुधार हुए 19वीं शताब्दी में, उसका जो बेस था, जो उसका जो प्रिंसिपल था, वो तीन था: रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म माने पंथ निरपेक्षवाद, और ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावाद, और तीसरा रैशनलिज्म मतलब वैज्ञानिकतावाद। अब ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कैसे कैसे काम किया, उसके बारे में हम कल आपको और डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर बहुत लंबा है।